नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको आज हम एक ऐसे न्यूक्लियर त्रासदी के बारे में बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। हर कोई जापान हिरोशिमा नागासाकी के बारे में जानता है और भारत के भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानता है, लेकिन 26 अप्रैल 1986 के दिन कुछ ऐसी घटना सोवियत रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन का प्रिपयत शहर से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 26 अप्रैल 1986 की रात 1:28 पर 25 साल के फायर फाइटर वसीली इग्नातेंको की नींद एक फ़ोन से टूटती है और आवाज़ आती है, कहीं आग लगी है, तुरंत आ जाओ। वसीली उठे, वर्दी पहनी, जाते जाते पत्नी ल्यूडमिला से बस इतना कहा, घबराओ मत, जल्द लौटूंगा। ल्यूडमिला नहीं जानती थी कि ये उनके पति के आखिरी शब्द हैं। वसीली कभी वापस नहीं आए क्योंकि जिस आग को बुझाने वे गए थे वो कोई साधारण आग नहीं थी। वो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर 4 की आग थी। वो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी बन गई थी। 1980 का दशक अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वार अपने चरम पर थे। दोनों देश एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, हम आधुनिक हैं। इसी होड़ में सोवियत रूस ने यूक्रेन के एक छोटे से कस्बे चेर्नोबिल के पास एक विशाल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। 1983 में तैयार हुआ ये प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर दूर था और वहाँ की 10% बिजली अकेले यही प्लांट देता था। प्लांट से महज 3 किलोमीटर दूर था प्रिपयत, एक खूबसूरत आधुनिक शहर जहां 50,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। ज़्यादातर प्लांट के ही कर्मचारी और उनके परिवार वहां पे थे। आपको बता दें कि आरबीएम के रिएक्टर प्लांट काम कैसे करता था। यूरेनियम की छड़ें जो होती थी उन्हें गर्म करके उससे पानी गर्म किया जाता था और भाप बनाया जाता था और भाप से टरबाइन घूमती थी और फिर बिजली तैयार होती थी। यानी कि यूरेनियम राड से गर्मी पैदा होती थी और रिएक्टर के भीतर पानी गर्म होता था। गर्म पानी से भाप बनती थी जो प्रेशर के साथ टरबाइन तक पहुंचते थे। भाप टरबाइन घुमाती थी जिससे जनरेटर चलकर बिजली बनाता था। यूरेनियम भरी इन छड़ों से गर्मी पैदा होती थी और यही असली ऊर्जा का स्रोत भी था। ये बोरान धातु की छड़ें हैं, जितनी अंदर डालो रिएक्टर की गर्मी उतनी धीमी, जितनी बाहर निकालो गर्मी उतनी ज़्यादा। ये रिएक्टर का वॉल्यूम बटन था। एक तरफ रिएक्टर को ठंडा रखता था पानी और दूसरी तरफ भाप बनकर टरबाइन को घुमाता था कौन? पानी। यह पानी एक पल के लिए भी बंद नहीं हो सकता था वरना रिएक्टर पिघल जाता। लेकिन 25 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल के रिएक्टर 4 में पानी के पंप को लेकर एक रूटीन टेस्ट किया जाना था। इसका मकसद ये देखना था कि अगर रिएक्टर एनर्जी जनरेट करना बंद कर दे तो बची हुई बिजली से वाटर पंप बैकअप जनरेटर चालू होने तक रिएक्टर को ठंडा रख पाते हैं या नहीं। बिजली की मांग बढ़ने से टेस्ट सुबह नहीं हो सका तो नाइट शिफ्ट की जिम्मेदारी बनी कि भाई आप लोग इसे टेस्ट करें। रिएक्टर कंट्रोल इंजीनियर लियोनिद टापटूनो और नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर अलेक्सांद्र अकीमोव टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। डिप्टी चीफ इंजीनियर अनातोली डायटलो इसकी निगरानी कर रहे थे। यहाँ पेच ये था कि टापटूनो जिनके पास टेस्ट की जिम्मेदारी थी वे 25 साल के थे और उनके पास महज 3 महीने का अनुभव था। रात 11:10 हो रहे थे। रिएक्टर 1000 मेगावाट कैपेसिटी पर काम कर रहा था। टेस्ट 700 मेगावाट पर किया जाना था। कंट्रोल राड्स अंदर डालकर पावर घटाई गई जिससे रिएक्शन धीमी हो सके। रात 12:28 पर अचानक पावर 700 के बजाय 30 मेगावाट पर गिर गई। इससे ऊपर लाने के लिए कुछ कंट्रोल राड बाहर निकाली गई। रात के लगभग 1 बजे पावर नहीं बढ़ी तो सुपरवाइजर ने और कंट्रोल राड्स निकालने को कहा। इंजीनियर टापटूनो ने मना करते हुए कहा कि कम से कम 15 कंट्रोल राड्स रिएक्टर में होनी चाहिए। रात 1:05 पर डिप्टी चीफ इंजीनियर ने सस्पेंड करने की धमकी दी। टापटूनो ने और राड निकाली। अब रिएक्टर में महज 8 राड थे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ था। घटनाक्रम आगे बढ़ा।
रात के 1:23 हो रहे थे। 203 कंट्रोल रॉड्स बाहर होने से रिएक्टर कैपेसिटी एकदम से बढ़कर 2600 मेगावाट तक पहुंच गई। रिएक्टर भट्टी की तरह तपने लगा। जनरेटर चालू होकर पूरी क्षमता तक पहुंच पाता उसके पहले ही अंदर मौजूद पानी, जिसका काम रिएक्टर ठंडा करना था, भाप बनकर उड़ गया। इससे तापमान और बढ़ गया। रात 1:25 पर सुपरवाइजर अकीमोव ने स्थिति हाथ से निकलती देख इमरजेंसी शट डाउन बटन दबाया, जिससे सारी कंट्रोल रॉड्स एक साथ अंदर चली गई। कंट्रोल रॉड्स के अंदर जाते ही रिएक्शन कंट्रोल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरबीएम के रिएक्टर में एक बड़ा डिजाइन फ्लॉ था। कंट्रोल रॉड्स की टिप ग्रेफाइट की बनी थी, जिसने रिएक्टर को कई गुना बढ़ा दिए। रिएक्टर में 2 भयानक विस्फोट हुए, जिससे ऊपर लगी 1000 टन की कवर प्लेट उड़ गई। बाहर खड़े लोगों ने नीली रोशनी की एक लकीर आसमान की तरफ जाती हुई देखी। कुछ ने सोचा रंग बिरंगी आतिशबाजी है। वे नहीं जानते थे कि वो रोशनी जानलेवा रेडिएशन की थी। फायर फाइटर वसीली इक्तातेंको अपनी 20 साथियों के साथ पावर प्लांट पहुंचते हैं। उन्हें बताया गया था कि एक फैक्ट्री में आग है। उनके पास न कोई सुरक्षा उपकरण थे और न ही रेडिएशन मापने का कोई यंत्र। प्लांट की छत पर जो ग्रेफाइट के जले पिघले टुकड़े बिखरे थे, वसीली के साथियों ने उन्हें हाथ से उठाकर फेंका। उन्हें क्या पता था कि वो टुकड़े इतने रेडियो एक्टिव थे कि कुछ ही मिनटों में किसी की जान ले सकते थे। कुछ ही देर में फायर फाइटर्स को उल्टियाँ होने लगी, त्वचा लाल पड़ गई, आंखें जलने लगी। एक एक करके वो बेहोश होने लगे। इलाज के दौरान कई फायर फाइटर्स के शरीर के अंदर टूटने लगे, यानी कि पूरी बॉडी अंदर ही अंदर टूटने लगी। उनकी त्वचा जलकर उतर रही थी और मांस के लोथड़े तक गिरने लगे। वसीली और उनके 20 साथियों ने अपने आने वाले हफ्तों में दम तोड़ दिया। पत्नी ल्यूडमिला बाद में याद करती हैं, अस्पताल में वसीली को शीशे के पीछे रखा गया था। मैं उन्हें छू भी नहीं सकती थी। जब भी मिलती नर्स चिल्लाती, दूर रहो, ये रेडियो एक्टिव है। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है। सोवियत यूनियन ने घटना से निपटने के लिए तुरंत एक हाई लेवल टीम बनाई, जिसकी कमान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोरिस सरबीना को सौंपी गई। टीम ने कुर्चाटोव इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के प्रोफेसर वेलेरी लेगासोव को एक्सपर्ट के रूप में जोड़ा गया। जब वेलेरी मौके पर पहुंचे तो उन्हें प्लांट का सेंसर 3-6 रॉन्टगेन का रेडिएशन दिख रहा था, जो खतरनाक जरूर था लेकिन तुरंत जानलेवा नहीं था। लेगासोव को शक हुआ, नई मशीन मंगवाई। असली आंकड़ा था 15,000 रॉन्टगेन, यानी 4000 गुना ज़्यादा। 500 रॉन्टगेन के रेडिएशन में 1 मिनट में जान जा सकती है, यहाँ 15,000 था। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि उस रात चेरनोबिल से जितना रेडिएशन हवा में फैला, उसकी तुलना हिरोशिमा पर हर घंटे 2 एटम बम गिराए जाने से की जाती है। लेगासोव ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोरिस सरबीना से कहा, प्रियत शहर तुरंत खाली कराओ, 50,000 लोगों की जान खतरे में है। बोरिस ने मना कर दिया। उनकी चिंता थी कि खबर फैली तो पूरी दुनिया में सोवियत की बदनामी होगी, लेकिन उन्हें 50,000 लोगों की चिंता नहीं थी। इस बीच प्रिपयत के हॉस्पिटल नंबर 126 में भयानक दृश्य था। हर घंटे सैकड़ों लोग आ रहे थे। जलन, उल्टी, बेहोशी के साथ हॉस्पिटल भर गया। गेट लगाया गया। कई लोगों ने बाहर ही दम तोड़ दिया। हादसे में बचे एक चश्मदीद अलेक्सांद्र युवचेंको बताते हैं कि कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को नर्सों की गोद में सौंप रहे थे। उन्हें पता था वे नहीं बचेंगे, बस चाहते थे कि बच्चा बच जाए। 27 अप्रैल की सुबह हालात और बिगड़ने पर बोरिस राजी हुए और 47,000 से ज़्यादा लोगों को 1000 बसों में भरकर शहर से निकाला गया। कहा गया 3 दिन में वापस आ जाओगे। चेरनोबिल प्लांट में लगी आग बुझाना मुश्किल हो रहा था। रिएक्टर खुला था और उसमें मौजूद ग्रेफाइट के ब्लॉक्स जल रहे थे। जब फायर ब्रिगेड से बात नहीं बनी तो हेलीकॉप्टर की मदद से प्लांट पर 5,000 टन बोरान पार्टिकल, रेत और मिट्टी बरसाए गए। आग बुझाने में 10 दिन लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। प्लांट के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद था। वेलेरी को डर था कि अगर पिघला हुआ यूरेनियम उससे टकराया तो पानी तेज़ी से भाप बन जाएगा, जिससे बड़ा विस्फोट हो सकता है। तब 3 कर्मचारी आगे आए। उन्होंने रिएक्टर के नीचे मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरे हिस्से में गए और वाल्व खोलकर पानी निकाला। सोवियत संघ ने सैकड़ों माइनर्स की मदद से रिएक्टर के नीचे सुरंग खोदकर नीचे एक कंक्रीट बेस तैयार करवाया, जिससे यूरेनियम धरती में जाकर मिट्टी की उर्वरता और पास मौजूद
प्रिपयत नदी के पानी को दूषित न कर पाए। माइनर्स ने रेडिएशन के बीच दिन रात काम किया। कई लोग गर्मी के कारण कम कपड़ों में काम करते थे। इस वजह से वे रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों के शिकार भी हुए। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक चेरनोबिल से निकला रेडिएशन हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना ज़्यादा था। अगले 4 सालों में 5000 से ज़्यादा लोग थायराइड कैंसर से मरे। ग्रीन पीस जैसी संस्थाएं मानती हैं कि सोवियत रूस ने आंकड़े छुपाए और असली संख्या 93,000 से 2 लाख के बीच हो सकती है। प्लांट के आसपास 30 किलोमीटर का इलाका आज भी एक्सक्लूजन जोन है। यहाँ न रहना मुश्किल है, न खेती करना, यानी कि ना आप यहाँ रह पाएंगे ना ही यहाँ खेती कर पाएंगे। हादसे के 206 दिन बाद रिएक्टर के ऊपर कंक्रीट का एक ढांचा बनाया गया। साल 2019 में उसके ऊपर 1.6 अरब डॉलर की लागत से एक विशाल स्टील डोम बनाया गया, जो 100 साल तक रेडिएशन रोकने के लिए डिजाइन किया गया। जो डोम के अंदर आज भी 4 टन जानलेवा रेडियो एक्टिव पदार्थ बंद हैं, यानी कि आज भी अगर वहाँ से कुछ चीज़ें निकलें तो कांड हो जाएगा। प्रोफेसर वेलेरी लेगासोव ने पूरी दुनिया को चेरनोबिल की सच्चाई बताई। 1986 में वियना में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामने आरबीएम के रिएक्टर की डिजाइन खामियां उजागर की। सोवियत सरकार नाराज हो गई। लेगासोव ने एक के बाद एक टेप रिकॉर्ड करके सच दुनिया के सामने रखा। कैसे सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया, कैसे अफसरों ने जानबूझकर खतरे को छुपाया। उनकी रिकॉर्ड की हुई लेगासोव टेप सोवियत संघ के पतन के बाद सार्वजनिक हुई। कहा जाता है कि इन टेपों ने सोवियत सरकार की विश्वसनीयता को ऐसा धक्का दिया जो देश के टूटने में अहम कारण बना। डायटलोव समेत 3 मुख्य आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। हादसे के बाद प्रियपत शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। बच्चों के खिलौने, परिवारों की तस्वीरें, खाने की अधूरी थालियाँ सब जगह फैले थे। जो जहाँ थे वहीं पड़े थे। आज भी उस शहर की इमारतों में पेड़ उगाए हैं, सड़कों में दरारें पड़ गई हैं, लेकिन कोई इंसान वहाँ दिखाई नहीं देता। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं दुनिया में आपको हॉलीवुड मूवियों में देखने को मिलती होंगी, लेकिन वो मूवी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से ही प्रेरित होती हैं और ये घटनाएं हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सेफ्टी, यानी कि वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है और अगर किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।